तो चलिए सीधे चलते हैं पावर्स, सीक्रेट्स और उनके अंजाम की इस उलझी हुई कहानी के अंदर। देखिए, सालों का इंतजार था, पब्लिक का प्रेशर बढ़ता जा रहा था और तब 2025 के आखिर में एक नया कानून आता है जिसने यूएस सरकार को एक तरह से मजबूर कर दिया। और ये कोई मामूली कानून नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद था 21वीं सदी के सबसे बदनाम स्कैंडल्स में से एक पर रोशनी डालना, उसे हमेशा के लिए अंधेरे से बाहर निकालना। तो सवाल ये था कि एप्स्टीन फाइल्स के इस आखिरी हिस्से में आखिर ऐसे क्या राज छुपे थे। दुनिया को एक झलक तो मिलने वाली थी, लेकिन जो पूरी तस्वीर सामने आई वो उम्मीद से कहीं ज्यादा पेचीदा निकली। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसने इस पूरे नए चैप्टर को शुरू किया। वो क्या था? एक कानून, एक लेजिस्लेशन जो 19 नवंबर 2025 को पास हुई। इस एक्ट का नाम था एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट और इसका मकसद कम से कम कागज पर तो बिल्कुल साफ था। अटॉर्नी जनरल को 30 दिन के अंदर जेफरी एप्स्टीन और उसके सहयोगियों से जुड़े सभी नॉन क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स जारी करने होंगे। टोटल ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। कानून ने साफ साफ कहा कि किसी पब्लिक फिगर की शर्मिंदगी या रेप्यूटेशन बचाने के लिए कुछ भी रिडैक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं चलेगा। लेकिन उसी कानून ने यह भी कहा कि विक्टिम की प्राइवेसी, नेशनल सिक्योरिटी या चल रही इन्वेस्टिगेशन को बचाने के लिए चीजें छिपाई जा सकती हैं। तो एक तरफ टोटल खुलासा, दूसरी तरफ जरूरी सीक्रेसी। तो इस कानून के तहत क्या क्या मांगा गया था? लिस्ट काफी लंबी थी। फ्लाइट लॉग्स, ट्रैवल रिकॉर्ड्स, एप्स्टीन के साथ जिन लोगों का नाम जुड़ा था उनकी डिटेल्स, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर जो बातचीत हुई वो सब, कोई सबूत अगर नष्ट हुआ या गायब हो गया उसका रिकॉर्ड, और हाँ, एप्स्टीन की हिरासत और मौत से जुड़ी हर चीज, मतलब A to Z सब कुछ। तो डेडलाइन आई दिसंबर 2025 और डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए। लेकिन जो रिलीज हुआ और जो उसमें से भी छिपा हुआ था उसने फौरन एक नया विवाद खड़ा कर दिया। कितना विवाद, सोचकर देखिए। शुरुआती रिलीज में 550 से ज्यादा पन्ने पूरी तरह से ब्लैकआउट थे, पूरे के पूरे काले। उनमें से एक तो 119 पेज का ग्रैंड जूरी डॉक्यूमेंट्स था। इसके बाद जाहिर है क्रिटिसिज्म तो होना ही था। और मामला सिर्फ ब्लैक्ड आउट पेजेस का नहीं था, कुछ पब्लिक फिगर्स की नई फोटोज तो आई, लेकिन अचानक से कम 16 फाइलें डीओजे की वेबसाइट से गायब हो गईं। गायब। इनमें से एक फाइल में प्रेसिडेंट ट्रंप की फोटो भी थी। तो इसके बाद डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों तरफ से प्रोसेस पर सवाल उठने लगे और एडमिनिस्ट्रेशन पर कवर अप के आरोप लगने शुरू हो गए। लेकिन इस पूरे शोर के बीच कुछ विक्टिम्स के लिए इस रिलीज का एक अलग ही मतलब था, जैसे कि मारिया फार्मा, एक एप्स्टीन सर्वाइवर। जब उन्हें पता चला कि 1996 में उन्होंने जो एफबीआई को टिप दी थी वो इन फाइलों में मौजूद है, तो उन्होंने कहा, मैं खुशी के आंसू रो रही हूं, लेकिन दुख के भी, उन सभी विक्टिम्स के लिए जिनकी एफबीआई ने मदद नहीं की। ये एक तरह से वैलिडेशन था कि उन्होंने दशकों पहले अलार्म बजाने की कोशिश की थी। तो एक तरफ थी विक्टिम्स की वैलिडेशन और दूसरी तरफ थी गुस्सा और निराशा। और ये निराशा उन लोगों की तरफ से आई जिन्होंने ये कानून बनाया था। ट्रांसपेरेंसी एक्ट के को स्पॉन्सर रेप थॉमस मैसी ने साफ कहा कि ये रिलीज कानून की भावना और उसके शब्दों दोनों का पालन करने में पूरी तरह से फेल है। मतलब जिन्होंने कानून बनाया वही कह रहे थे कि इसका पालन नहीं हुआ। इस पूरी पॉलिटिकल लड़ाई और कानूनी बहस के बीच चलिए अब फोकस करते हैं एक ऐसी आवाज पर जो हमें याद दिलाती है कि सबके सेंटर में इंसानी पीड़ा है। एक ऐसी कहानी जो इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज उसके जाने के बाद और भी ज्यादा जोर से गूंजी। ये कहानी है वर्जीनिया गिफ्रे की, जो एप्स्टीन के खिलाफ आवाज उठाने वालों में से एक सबसे प्रमुख चेहरा थी। अप्रैल 2025 में उनकी मौत हो गई, लेकिन उसी साल अक्टूबर में उनकी मेमोयर नोबडीज गर्ल पब्लिश हुई और इस किताब ने इस पूरी लड़ाई को एक जरूरी इंसानी संदर्भ दिया। किताब में उन्होंने लिखा, प्रिंस एंड्रू का मानना था कि मेरे साथ सेक्स करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तरह के बेबाक शब्दों ने उस अब्यूज की भयानक सच्चाई को सीधे लोगों के सामने रख दिया। इसमें एप्स्टीन, गिस्लीन मैक्सवेल और कई दूसरे पावरफुल लोगों के साथ उनके एक्सपीरियंस का जिक्र था। तो अब ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं रह जाती है। इन डॉक्यूमेंट से जो लहरें उठीं वो अटलांटिक पार करके यूके तक पहुंची और वहां एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया। कैसे?
नई जारी की गई फाइलों में एप्स्टीन और पीटर मैंडलसन के बीच के गहरे रिश्तों का जिक्र था। पीटर मैंडलसन एक बहुत बड़े ब्रिटिश पॉलिटिशियन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर। और ये मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं था। इन डॉक्यूमेंट्स में फाइनेंशियल डीलिंग्स और इससे भी संगीन सेंसिटिव गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने के आरोप थे। तो आरोप क्या थे, चलिए देखते हैं। पहला, कॉन्फिडेंशियल इन्फो लीक करने का, मतलब मार्केट सेंसिटिव डेटा एप्स्टीन के साथ शेयर किया गया। दूसरा, फाइनेंशियल टाइज, एप्स्टीन से $75,000 से ज्यादा के पेमेंट से उनका नाम जुड़ा। ये दोनों चीजें पब्लिक ऑफिस का गलत इस्तेमाल, यहां तक कि रिश्वतखोरी की तरफ इशारा करती हैं। और इसका नतीजा, उनके पियरेज मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता छीनने की मांग उठने लगी और एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 2025 के एंड में यूएस से डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए जिसमें मेंडलसन एप्स्टीन के कनेक्शन की बात थी। फिर 2 फरवरी 2026 को यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में इस पर बाकायदा बहस हुई और उसके ठीक अगले दिन 3 फरवरी को मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उनके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मतलब कुछ ही हफ्तों में मामला मीडिया से निकलकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक पहुंच गया। तो ये सारी घटनाएं हमें आज की तारीख में लाके खड़ा कर देती हैं। और एक बात साफ है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। तो अगर हम पूरे सीक्वेंस को देखें तो क्या हुआ, एक कानून आया ट्रांसपेरेंसी के लिए। उससे जो फाइल्स रिलीज हुई वो अधूरी और विवादित थीं, और उस अधूरी जानकारी ने भी यूके में एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू कर दिया। एक चेन रिएक्शन साफ दिखता है। मतलब ये रिलीज कोई एंड पॉइंट नहीं था, बल्कि ये पावर, इन्फ्लुएंस और अकाउंटेबिलिटी पर कई नए सवालों की शुरुआत थी। पूरी तरह से सच सामने लाने का जो मकसद था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और ये हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जब इतने पावरफुल नेटवर्क्स एक्सपोज होते हैं तो क्या पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी, पूरा सच कभी आना आखिरकार संभव भी है? एक सवाल जिसका जवाब शायद हमें अभी और ढूंढना पड़ेगा।